तलपट या ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लेखे हम प्रिलिमिनरी बुक्स में या प्रारंभिक लेख की पुस्तकों में करते हैं और उसके बाद लेजर में उनके खाते खोले जाते हैं, उनकी पोस्टिंग की जाती है। पोस्टिंग के बाद उनका बैलेंस निकाला जाता है। बैलेंस के बाद हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि जो हमने काम किया है वो सही है या उसमें कोई एरर्स हो गई है या कोई त्रुटि रह गई है, कौन कौन से अकाउंट लेजर में खोले गए हैं। इसको जानने के लिए हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, उस लिस्ट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या है कि ट्रायल बैलेंस इज़ ए लिस्ट ऑफ द नेम्स and balances of all accounts opened in the ledger. It also includes the balances of cash and bank taken from cash book. कैश बुक अलग से खोली जाती है, बनाई जाती है और बाकी जो जितने भी लेजर अकाउंट खोले गए हैं उसमें लेजर में उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उस अकाउंट के बैलेंस भी लिखे जाएंगे और बैलेंस मिला करके उसका टोटल किया जाता है। तो ये टोटल डेबिट और क्रेडिट का इक्वल होता है। यानी खाता बही में खोले हुए सभी खातों के नाम और उनके शेष यानी बैलेंस की सूची को हम तलपट कहते हैं। क्योंकि कैश बुक में कैश और बैंक के कॉलम होते हैं, कैश और बैंक के अकाउंट जो है लेजर में नहीं खोले जाते हैं, इसलिए उनके कैश और बैंक के बैलेंसेस कहाँ से लेते हैं, उसमें से रोकड़ बही यानी कि कैश बुक से लेते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एनी अदर डेट टू फाइंड आउट वेदर डेबिट टोटल एग्रीज विद द क्रेडिट टोटल इज कॉल्ड द ट्रायल बैलेंस। यानी कि जो विवरण हम बनाते हैं कहाँ से लेजर बैलेंसेस लेते हैं और वो बैलेंसेस के साल के अंत में फाइनेंशियल रिजल्ट जानने के लिए जो फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं उसकी सहायता के लिए ये एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उन अकाउंट की लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो लेजर अकाउंट में खोले गए हैं। तो इसके लिए फाइनेंशियल अकाउंट के एंड में तो ये ज़रूरी है बनाना ट्रायल बैलेंस, लेकिन बीच बीच में भी या हम इसको डेली भी या वीकली भी या मंथली भी हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि जो गलती है एरर्स है वो करना ह्यूमन नेचर होता है। तो इसमें उसका पता लगाने के लिए जो एरर्स हैं, जो गलतियां की गई हैं अकाउंटेंट के द्वारा, लेखापाल के द्वारा, तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का क्या उद्देश्य है? टू असर्टेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। खाता बही के खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए हम तलपट बनाते हैं, इसका ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि टू हेल्प लोकेटिंग एरर्स, कौन कौन सी त्रुटियां कहाँ की गई हैं उसका पता लगाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्योंकि जब कोई गलती की गई होती है तो सामान्यतया ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट रकमों के योग बराबर नहीं होते हैं, तो इसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है कि टू ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ द लेजर अकाउंट, कितने खाते किन किन खातों को खोला गया है लेजर अकाउंट में उसको जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके बाद है कि टू हेल्प प्रिपेयर ऑफ फाइनल अकाउंट, साल के अंत में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंड में हमें जो लिस्ट अकाउंटों की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इसके अलावा पांचवा इसका ऑब्जेक्टिव है कि इट इंश्योर्स दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड विद द आइडेंटिकल डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स एंड बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट हैज़ बीन कंप्यूटेड करेक्टली। मतलब कहने का कि सभी लेन देन जिनको हम प्रारंभिक लेख की पुस्तकों में या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में लिखे हैं उनका
जो है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस किया गया है, उनके लेजर अकाउंट खोले गए हैं, उनका डेबिट क्रेडिट बैलेंस करेक्टली सही ढंग से किया गया है, ये जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के ये उद्देश्य हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस किन मेथड से, किन विधियों से बनाया जाता है, उसके कौन कौन सी मेथड है, तो जनरली जो है 3 मेथड इसमें उपयोग की जाती है। एक तो बैलेंस मेथड, दूसरा टोटल मेथड, तीसरा बैलेंस एंड टोटल, यानी दोनों मिला करके बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेजर में हर खाते का बैलेंस किया जाता है, हर अकाउंट का बैलेंस किया जाता है और उस बैलेंस को लेकर के वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। या दूसरा मेथड टोटल मेथड और तीसरा है दोनों मिला करके। तो बैलेंस मेथड में क्या है कि अंडर दिस मेथड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड by taking balances of all ledger account and the cash book account having debit and credit balances are shown separately on a separate sheet. This is most popular मेथड। यानी ट्रायल बैलेंस हम कहाँ बनाते हैं, इसके लिए कोई रजिस्टर नहीं होता है, बल्कि एक सेपरेट शीट ली जाती है। उस सेपरेट शीट में लेजर अकाउंट में कितने अकाउंट ओपन किए गए हैं, उनके डेबिट और क्रेडिट क्या बैलेंस हैं, उन बैलेंसेस को ले लेते हैं और उसके बाद उसका टोटल करते हैं, तो ये बराबर होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद दूसरा है टोटल मेथड। टोटल मेथड, इस मेथड में क्या है कि अंडर दिस मेथड द डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड आल्सो कैश बुक आर रिटन इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं कि इस मेथड के अंतर्गत, टोटल मेथड के अंतर्गत सभी खातों के नाम लिखते हैं, उनमें डेबिट पोस्टिंग का टोटल और क्रेडिट पोस्टिंग का टोटल लिखते हैं और उसके बाद जब हम लास्ट में टोटल करते हैं तो ये टोटल जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है बराबर होता है। तो योग विधि के अनुसार खाता बही में खुले सभी खातों और रोकड़ बही के नकद और बैंक खानों के योग तलपट में लिखे जाते हैं और तलपट के डेबिट खाने का योग क्रेडिट खाने के योग के बराबर होता है। सी यानी तीसरा मेथड टोटल एंड बैलेंस, यानी दोनों को मिला करके हम बनाते हैं। दोनों को मिलाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते समय जो सेपरेट शीट लेते हैं, उस सेपरेट शीट में अमाउंट के हम 4 कॉलम रखते हैं। 4 कॉलम क्या होता है, 2 कॉलम जो है डेबिट या क्रेडिट बैलेंस के लिए होते हैं और 2 कॉलम डेबिट और क्रेडिट टोटल के लिए होते हैं। तो टोटल एंड बैलेंस मेथड में दिस मेथड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 2 मेथड्स। कौन से 2 मेथड, यही टोटल मेथड और बैलेंस मेथड में। देयर आर 4 कॉलम्स फॉर अमाउंट, 2 फॉर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज एंड अदर 2 फॉर डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ ईच अकाउंट। यानी कि एक अकाउंट का नाम लिखा जाएगा, उसके आगे उसके बैलेंस लिखे जाएंगे, डेबिट होगा या क्रेडिट, और फिर जो है 2 कॉलम उनमें एक डेबिट और क्रेडिट का टोटल का अमाउंट लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये जो है ट्रायल बैलेंस का बनाने का 3 विधियां होती हैं। अब रूल्स टू असर्टेन द बैलेंस डेबिट या क्रेडिट अंडर द ट्रायल बैलेंस। अगर सामने ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस निकाल करके दे दिए जाते हैं, खातों के शेष निकाल करके दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि हम ट्रायल बैलेंस तैयार करें, तो उनको किस उसमें लिखेंगे, किस में लिखेंगे, डेबिट कॉलम में लिखेंगे या क्रेडिट में बैलेंस इसको लिखेंगे। तो जो इनके अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट का रूल होता है उसी के हिसाब से हम बैलेंस भी डिसाइड करते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो जैसे जब ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे तो उस ट्रायल बैलेंस में अमाउंट के 2 कॉलम डेबिट बैलेंस के, क्रेडिट बैलेंस के होते हैं और अकाउंट का जब नाम लिखेंगे तो अकाउंट को पहले ये डिसाइड करेंगे कि वो किस कैटेगरी का अकाउंट है, उसी के हिसाब से हम अमाउंट डेबिट या क्रेडिट में लिखते हैं। तो क्या रूल्स है, नंबर 1, दी बैलेंसेस रिलेटेड टू दी असेट्स अकाउंट आर शोन ऑन द डेबिट साइड। सभी संपत्तियों के बैलेंस जैसे प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, जितना भी होगा सब जो है डेबिट साइड में लिखा जाएगा। दी बैलेंसेस रिलेटेड टू लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं, इसलिए इन खातों के बैलेंस क्रेडिट कॉलम में लिखे जाते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट आर शोन इन द डेबिट साइड।
तो जो एक्सपेंसेस व्यय खाते हैं, जैसे रेंट है, सैलरी है, कैरेज है, फ्रेट है, वेजेस हैं, ये सारे अकाउंट जो हैं कहाँ पर लिखे जाएंगे? बैलेंसेस इनका डेबिट में लिखा जाता है। इसी तरीके से इनकम जो होती है, इनकम के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं तो उनके बैलेंस क्रेडिट में लिखे जाते हैं। अब ये तो अकाउंट के काइंड्स के हिसाब से हो गए, लेकिन कुछ खाते हमेशा डेबिट या क्रेडिट होते हैं। उसमें क्या है? तो नंबर 5वां में सम अकाउंट्स आर ऑलवेज डेबिटेड सच एज, क्या है? परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, ड्राइंग है, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल है, इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक है। ये सब जो है हमेशा डेबिट कॉलम में इनके बैलेंस भरे जाएंगे। सम अकाउंट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड सच एज सेल्स अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, बिल्स पेबल। ये जितने भी अकाउंट हैं हम कहाँ पर लिखते हैं? इनके बैलेंस को क्रेडिट में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज़ ऑलवेज आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उनका बैलेंसेस हम कहाँ लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस के बाहर में लिखते हैं। लेकिन ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और क्लोजिंग स्टॉक ये माइनस करके कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं डेबिट साइड में। तो ऐसे कंडीशन को में हम क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पर लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तब तलपट या ट्रायल बैलेंस के बाहर इसको नहीं लिखा जाता है। किसको? क्लोजिंग स्टॉक को। यानी 8वां पॉइंट जो है, इफ़ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन देन इट शुड बी शोन ऑन डेबिट साइड विद द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के साथ में इसको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बिके हुए माल की लागत को लिखते हैं कहाँ पर? डेबिट साइड में। तो टोटल जो है डेबिट और क्रेडिट को किया जाता है, और अगर ये टोटल बराबर नहीं होता है तो हम गलतियों को ढूंढते हैं। गलतियों को कैसे ढूंढते हैं कि अमाउंट का डिफरेंस देखते हैं, और उस अमाउंट को का एंट्री कोई है, उस अमाउंट की पोस्टिंग कोई है तो हम देखते हैं, और इसमें पहले डिजिट का, दूसरे डिजिट का, यानी कि दहाई, इकाई, सैकड़ा जो है उसके हिसाब से हम खोजते जाते हैं और अमाउंट मिलता जाता है। लेकिन सब कुछ के बावजूद अगर ये ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है और पता चलता है कि फाइनल अकाउंट बनाना ज़रूरी है, ईयर आ गया, फाइनेंशियल ईयर का एंड आ गया, तो ऐसी हालत में तलपट को हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं। तो ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है कि इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू लोकेट एरर्स, यानी गलतियों को पता लगाने के लिए सभी परिश्रम, सभी मेहनत की गई, सभी प्रयास किए गए हैं, लेकिन एरर्स जो का पता नहीं लगा और ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिला, तो द डिफरेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू टेम्पररी टू एन अकाउंट नोन एज सस्पेंस अकाउंट। यानी सस्पेंस अकाउंट जो है एक ओपन किया जाएगा टेम्पररीली, और उसके बाद जो है उसमें डिफरेंस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो साइड कम होगी उस साइड में सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट लिखा जाता है, और उसके बाद फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। फाइनल अकाउंट जब तैयार करते हैं तो सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट में लिखा गया है अमाउंट ट्रायल बैलेंस में तो उसको लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, और सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट साइड में लिखा गया है तो उसको हम बैलेंस शीट बनाते समय असेट से लिखते हैं। तो इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट आफ्टर ट्रांसफर द डिफरेंस द ट्रायल बैलेंस कैन बी टोटल्ड अप आफ्टरवर्ड्स व्हेन द एरर्स हैव बीन लोकेटेड, यानी कि इसके बाद जब गलतियां मिल जाएंगी दे कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू द सस्पेंस अकाउंट। गलतियों का संशोधन, त्रुटियों का शोधन या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सस्पेंस अकाउंट के आधार पर किया जाएगा, उसके थ्रू किया जाएगा। और आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल एरर्स, जब सारी गलतियां मिल जाएंगी तो तलपट जो है ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर हो जाता है। तो ऑटोमेटिक ये ट्रायल बैलेंस बराबर हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट अगर सारी त्रुटियां मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये सस्पेंस अकाउंट क्या है कि जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आते हैं, अमाउंट के डिफरेंस आते हैं, तो ये डिफरेंस का अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में भरा जाता है, और ट्रायल बैलेंस को हम क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। इसके बाद जो है कि तलपट क्या अंतिम शुद्धता का प्रमाण है?
क्या तलपट अंतिम शुद्धता का प्रमाण है, यानी एरर्स विच आर नॉट, नहीं, कि ट्रायल बैलेंस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तो द इन डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजैक्शंस is recorded in opposite side of two accounts and the basis trial balance is prepared. If the total of trial balance is equal, it is presumed that there is no arithmetical errors, but it is not a conclusive proof that trial balance is finally correct. There are certain errors which do not affect the agreement of ट्रायल बैलेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन का लेखा दो विपरीत पक्षों में, यानी डेबिट या क्रेडिट पक्षों में, दो खातों में किया जाता है और इसी आधार पर तलपट तैयार किया जाता है। यदि तलपट का योग बराबर नहीं होता है, यदि तलपट का योग बराबर होता है तो हम ये मान लेते हैं कि कहीं कोई अशुद्धि नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है, परंतु ये अंतिम शुद्धता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि कुछ अशुद्धियाँ ऐसी हैं कि जो तलपट मिलाने के बाद, मिलने के बाद भी रह जाते हैं। मतलब कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का टोटल बराबर हो गया, लेकिन एरर्स उसके बाद रह जाती हैं और उस एरर्स के कारण, यानी रहने के कारण, हम ये तक कहते हैं कि तलपट जो है अंतिम शुद्धता का, यानी फाइनल प्रूफ नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है इसका अकाउंट का, बुक्स का, यानी कि अर्थमेटिकल उसमें गलती रह जाती नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कि कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं, कौन कौन से ऐसे त्रुटियां हैं जो तलपट मिल जाने के बाद रह सकती हैं, यानी ट्रायल बैलेंस से वो लोकेट नहीं होती हैं। एंड एरर्स विच आर नॉट डिस्क्लोज बाय द बैलेंस एज फॉलोज। कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी त्रुटियां हैं। नंबर 1 है कि एरर्स ऑफ ओमिशन, यानी किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल लिखने से छोड़ दिया गया, ओमिट हो गया, यानी भूल गया, प्रीलिमिनरी बुक्स में कहीं भी नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब ये होगा कि न तो प्रीलिमिनरी बुक्स में आएगा, न लेजर में जाएगा, न ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। इसके बाद एरर्स ऑफ कमीशन, लेखे संबंधी अशुद्धियाँ, इसमें जनरली जो है क्लरिकल या अकाउंटेंट के जो द्वारा की गई अशुद्धि आती है, यानी कि अमाउंट जो है इसमें गलत लिखे जाएं। वो अमाउंट कैसे गलत लिखे जाएंगे प्रीलिमिनरी बुक्स में, कि जैसे 5,000 का सेल किया है तो वहाँ पर 500 लिख दिया जाए या 50,000 लिख दिया जाए, तो हर जगह जो है वो अमाउंट उसी हिसाब से लिखा जाएगा, तो इसमें कोई तलपट पर इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। इसके अलावा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, लेखा सिद्धांतों के न जानने के कारण अगर कोई एरर्स होती है तो उसको हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। और ख़ास करके इसमें जो है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, आयगत और पूंजीगत जो व्यय होते हैं, उन व्ययों को के बाइफरकेट करने के कारण, उनको अलग अलग न कर पाने के कारण ये अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति खरीदा और उस पर भाड़ा दिया, तो उस भाड़े को उस एसेट्स अकाउंट में डेबिट किया जाता है, फ्रेट को एसेट्स अकाउंट में डेबिट किया जाता है, और जबकि कोई माल खरीदा, परचेज किया बेचने के लिए, तो उसका जो है भाड़े खाते में लिखना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके कि मान लीजिए प्लांट खरीदा 50,000 का, 10 या 5,000 रुपये उस पर भाड़े दिए और हमने फ्रेट अकाउंट में कर दिया, तो नतीजा क्या होगा कि प्लांट का वैल्यू 50,000 रह जाएगी और फ्रेट पहुंच जाएगा कहाँ पर, उसमें प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में, और प्रॉफिट 5,000 से कम हो जाएगा, उधर असेट्स भी कम हो जाती हैं। इस टाइप की अशुद्धियाँ जो है सिद्धांतों के न जानने के कारण जो होती हैं, उनको हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बाद जो है 5वीं इसमें अशुद्धि है कौन सी, जो इसके द्वारा कि प्रारंभिक लेख की पुस्तकों में गलत रकम लिख देना है। शुरू में ही जो अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, उस अमाउंट की जगह पर दूसरा कोई अमाउंट लिख दिया जाए, तो आगे सारी पोस्टिंग में सारी जगह वही लिखा जाएगा, उसका इफेक्ट नहीं होगा। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, किसी भी लेन देन को हम जो प्रिलिमिनरी बुक्स है उस बुक्स में 2 बार एंट्री कर दें, कि जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स से माल खरीदा और उसको 2 बार लिख दिया, तो इसके कारण भी जो पोस्टिंग हो जाएगी 2 बार हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द रॉन्ग अकाउंट,
किसी के अकाउंट में हमें डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी है, उस अकाउंट में न करके किसी दूसरे के अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दिया, तो इसके कारण भी जो है ट्रायल बैलेंस पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सो वी कैन से दैट द ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अंतिम शुद्धता का प्रमाण तलपट नहीं है। अब इसके बाद कौन सी ऐसी एरर्स हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जो ट्रायल बैलेंस के जरिए जानी जाती है, यानी ट्रायल बैलेंस बनाते समय जब टोटल नहीं मिलता है तो किन प्रकार की अशुद्धियों के कारण ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है। तो नंबर 1 है कि ओमिशन टू पोस्ट एन अमाउंट इनटू लेजर। खाता बही में किसी रकम के लिखने से छोड़ दिया जाता है, यानी कि जनरल में लिखा गया है लेकिन उसमें लेजर में कोई पोस्टिंग नहीं की जाती है। इसी तरीके से दूसरा है कि ओमिशन ऑफ अकाउंट बैलेंस, किसी खाते के शेष को लिखने से ही छोड़ दिया गया। जब ट्रायल बैलेंस बनाने जाएं और उस ट्रायल बैलेंस में लेजर से कोई अकाउंट न लिखा जाए। तीसरा है कि रॉन्ग कास्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का जोड़ हम गलत लगाते हैं तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है। सहायक पुस्तकों के योग को गलत लिख देना, यानी कि जो प्रिलिमिनरी बुक्स है, सब्सिडियरी बुक्स हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक्स, ये जो बुक्स होती हैं उनका टोटल अगर हम गलत निकालते हैं तो लेजर पोस्टिंग में उनके टोटल के गलत पोस्टिंग होती है, नतीजा ये ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है। इसके बाद जो है डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट, एक ही खाते में 2 बार पोस्टिंग कर दी जाए तो इसके कारण भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। डेबिट्स आर रॉन्गली पोस्टेड एज क्रेडिट, यानी कोई पोस्टिंग डेबिट साइड में करनी है और उसको कर दिया क्रेडिट साइड में, तो ये जो है ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। इसी तरीके से क्रेडिट पक्ष में कोई पोस्टिंग करनी है तो उसको डेबिट साइड में नहीं मिलना है। तो एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर, यानी लेजर में जो खातों के शेष हैं निकालने में, उनमें शेष निकालने में या जोड़ने में गलत कर देना। डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज आर नॉट पोस्टेड एट ऑल, किसी ट्रांजैक्शन के डेबिट या क्रेडिट जो प्रविष्टि की गई है, एंट्री की गई है, उसको कहीं भी पोस्टिंग नहीं करना। तो गलती करना, एरर्स करना ह्यूमन नेचर होता है और उस ह्यूमन नेचर को मैंने पता लगाने के लिए, जानने के लिए कि कहाँ गलती की गई है, ये जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये इस चैप्टर का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब करें और इसका MCQ यानी कि जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उसको देखने के लिए हमारा आगे का वीडियो देखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।